बॉम्बे में बनने वाली फिल्मों में हमेशा गैंगस्टर और बुरे लोग होते हैं, क्योंकि ये देश के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की राजधानी है। क्रिमिनल्स के लिए ये शहर जन्नत की तरह है। कोई नहीं पूछता, किसी को परवाह नहीं कि आप कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं। इस शहर में आपको कोई नहीं छेड़ता, किसी के पास वक्त नहीं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 80 के और खासकर 90 के दशक में अपने चरम पर था। चीजें अचानक से बदलने लगी थी। आम आदमी का खून सड़कों पर बह रहा था। गैंगस्टर्स अपने मन की कर रहे थे, किसी के रोके नहीं रुक रहे थे। चारों तरफ डर और दहशत का माहौल था। उनकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वो पुलिस वालों से ज्यादा ताकतवर हो गए थे। अंडरवर्ल्ड काबू से बाहर हो रहा था और पुलिस बिना मकसद इधर उधर भाग रही थी। तब मैंने फैसला किया हम इन्हें काबू करेंगे। जब हम उन गैंग्स की जानकारी जुटा रहे थे, मेरा पूरा ध्यान दाऊद इब्राहिम पर था, जो एक बड़ा डॉन था। दाऊद के गैंग का नाम था डी कंपनी। दाऊद क्या कर रहा है, इसकी बहुत कम जानकारी मौजूद थी, तो हमने खबरें तैयार करने शुरू कर दिए। हमारे खबरी ने फोन किया और कहा दाऊद के 2 गैंगस्टर ने एक बिजनेसमैन को बंधक बनाकर रखा है, उनके पास हथियार है। हमने उनको हिरासत में ले लिया और फिर उनसे पूछताछ शुरू। पूछताछ के दौरान हमें उनसे दाऊद के गैंग की सरगर्मियों के बारे में बहुत सी जानकारी मिली। उस वक्त ये गैंग बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहा था। डी कंपनी एक बहुत बड़े गिरोह की तरह थी। मेरा अंदाजा है कि डी कंपनी में एक वक्त में कम से कम 25,000 से ज्यादा लोग काम करते थे। बहुत बड़ा कारोबार था, मतलब हर तरह के कामों में, जैसे कि सोने की तस्करी, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रग्स, गैर कानूनी शराब और जुआ। दाऊद बहुत ताकतवर था, बिल्कुल एक राजा की तरह। और मैं बॉम्बे में कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए मैं भी कंपनी में शामिल हो गया। दाऊद खुद को बिजनेसमैन कहता था, लेकिन अपने विरोधियों को रास्ते से हटाकर ही वो शिखर तक पहुंचा था। वो मारने का ऑर्डर देता, जहां कम से कम 10 से 20 गोलियां चलाई जाती थी, ताकि लोगों में उसकी दहशत फैले। इसी वजह से वो ऊपर तक पहुंचा था। उसका मानना था कि ताकत पिस्तौल की नली से निकलती है। सबसे बड़ा धंधा था फिरौती। हर हफ्ते डी कंपनी इलाके के दुकानदारों से पैसा वसूल करती थी, जिसमें हर आदमी को हफ्ता देना पड़ता था, ताकि उसकी दुकान आराम से चले, कोई आकर उसकी दुकान तोड़ न दे। जो भी पैसा कमा रहा था, चाहे वो डॉक्टर हो, फिल्म स्टार या फिर बिल्डर, कारोबार चलाने के लिए या फिर जिंदा रहने के लिए पैसा देना पड़ता था। वो माफिया थे और पैसा देना ही पड़ता था। नहीं दिया तो अगले हफ्ते बूम, तुम गए। दाऊद और उसके आदमी दरिंदे थे, बहुत ज्यादा खतरनाक थे। वो डी कंपनी इंडिया में ड्रग स्मगलिंग कर रही थी, कोकेन स्मगलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइज्ड रैकेट, क्रिकेट करप्शन, यहाँ तक कि बॉलीवुड भी। 90 के दशक में कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड का करीब 500 करोड़ रुपया फिल्मों में लग रहा था। मतलब ये तो मानो पागलपन था, पर सच था। डी कंपनी न सिर्फ बहुत सारे धंधे कंट्रोल कर रही थी, बल्कि सारे धंधों पर उनका राज। वो आज बना हुआ है ना, इतना बड़ा वो बना है ना कि दाऊद 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 दाऊद। हम लोग कब से जानते हैं, हम लोग ने जब 74 में उन्होंने पहली रॉबरी करी ना, मिलते थे ना रोज डेली। मगर क्या है, उसके छोटा भाई अनीस था, तो उसके साथ में हम लोग की दोस्ती थी। वो सिल्वर चांदी का चम्मच लेके नहीं बैठा था, स्ट्रगल वाले थे सब। तो उस टाइम पे जब इनके पास गाड़ियां वाड़ी नहीं थी, तो टैक्सी में जाते थे। टैक्सी में एक दिन खबर आई उनके नेशनल बार है, वो उधर जाके वो बियर पीने आया। दाऊद के गुंडों का लोगों में डर था, लोग पुलिस के पास नहीं आते थे और सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। तो मैंने फैसला किया, कुछ भी हो उन्हें खत्म करना है। उस वक्त मेरे अंडर 32 पुलिस स्टेशन आते थे। काबिलियत के हिसाब से मैंने ऑफिसर्स चुने। मुझे वो लोग चाहिए थे जो फिजिकली फिट हों, जो ईंट का जवाब पत्थर से दे सके, जो बेखौफ लड़ सके। जब आप मुजरिम पर गोली चलाते हैं तो आप भी कानून के शिकंजे में फंस सकते हैं। आप पर गैंग की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी हो सकती है। कोई भी पुलिस वाला खतरा उठाने को तैयार नहीं था, लेकिन दाऊद के गुंडों पर कार्रवाई करने से साबित हो जाता कि पुलिस भी कुछ कर सकती है और अंडरवर्ल्ड में भी दहशत फैल जाती। ऐसे हालात को
नाम दिया गया एनकाउंटर। प्रदीप शर्मा ने अपने अंदर एक इनसेंसिटिविटी डेवलप कर ली थी। उनके लिए कोई गलत बात नहीं होती। पहली बार एक अलग तजुर्बा था। प्रदीप शर्मा का पहला एनकाउंटर जो था, जहां पे उन्होंने वो गोलियां मजबूर होकर चलाई, क्योंकि वहां दो लोग थे जो एक औरत को बुला के उस पर जुल्म कर रहे थे, घर से बाहर फेंक रहे थे, तो उन्हें ये समझ नहीं आया कि उन्होंने सही किया या गलत किया। फर्स्ट एनकाउंटर में मैंने जल्दी कर दिया जाने में, और भी वेल प्लान उनको पकड़ने जा सकता था, ज्यादा फोर्स लेके जा सकता था। खुद को बचाने के लिए मैंने फायर किया, और भी घर वाले उसके आए, तो मुझे आई फेल्ट वेरी सैड। मैंने क्या कर दिया, ये एक एक्सीडेंट समझ के मैंने उसको एक्सेप्ट किया। किसी गैंगस्टर से मिलने में बहुत परेशानी होती है। कई निर्दयी होते हैं और कत्ल को एक खेल की तरह देखते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो कत्ल से पहले शराब में धुत हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों से बहता हुआ खून नहीं देखा जाता और फिर अंत में उन्हें इस चीज का पछतावा होता है। लेकिन अंडरवर्ल्ड के पास ऐसे लोगों को भर्ती करने का बहुत नायाब तरीका है। ये एक तरह की ब्रेन वॉशिंग है। माफिया के लोग हर गली हर नुक्कड़ पर होते हैं। गैंगस्टर का ऐसा है कि ये तो हम लोग कभी समझ में नहीं आया था। निकाल रहे जिंदगी ना सब। जब पुलिस को मारना चालू किया था दाऊद के सपोर्टर्स, अब उसके अंदर क्या इंसाफ क्या और जुल्म क्या, वो सब मिक्स हो जाता था। उसके बाद में ऐसा लोगों को लगने लगा कि एक्शन पे रिएक्शन। तो वो उसको क्या मालूम है कि वो कोई चीज छोड़ते ही नहीं थे वो। मगर दाऊद नहीं चला गया यहाँ से दुबई से धंधा चलाना ज्यादा अच्छा था। उसका मेन धंधा सोने का था। वो टनों में खरीदता था। स्मगलिंग के जरिए सोना दुबई से इंडिया पहुंचाने का उसका नेटवर्क बहुत अच्छा था। इस पर उसे 25% का फायदा मिलता था। उससे मेरी मुलाकात होती रहती थी। उससे मिलना बड़ी बात थी। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा उस तक नहीं पहुंच सकता था। शुरू में उसने पुलिस एनकाउंटर की परवाह नहीं की, क्योंकि वो महफूज था। उसके सभी खास लोग महफूज थे। सिर्फ छोटे मोटे गुंडे ही मारे जा रहे थे। उससे उनको हर महीने पैसे देने पड़ते थे, तो उनके मारे जाने से उसका पैसा ही बच रहा था। लेकिन 92 के दंगों के बाद पुलिस की कार्रवाई ने काफी हद तक उसको बदल दिया। मैंने दंगे कवर किए। बहुत खौफनाक था। देखकर ही डर लगता था कि इंसानियत किस मोड़ पर आकर खड़ी है। हम इंसानों में कितनी बुराई और जहर भरा है, यकीन करना मुश्किल था। कुछ ऐसे हादसे होते हैं जब लोग अंदर का जहर उगल देते हैं। ये सब उत्तर प्रदेश के अयोध्या से शुरू हुआ, जहां मुसलमानों की एक मस्जिद गिरा दी गई। उसके बाद देश भर में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। ये बहुत ही हिंसक था, हिंसक और खून खराबे वाला। पड़ोसी पड़ोसी के खिलाफ हो गया था। किसी पर भरोसा नहीं रह गया था। 92-93 के दंगे बहुत अफरा तफरी थी। बॉम्बे का बुरा हाल था। तकरीबन 900 लोग मारे गए। बहुत सी मौतों का इल्जाम पुलिस के सर आया। उन पर आम लोगों पर जुल्म करने और जवाबी कार्रवाई करने का इल्जाम लगाया गया था। पुलिस की इस तरह की कार्रवाई से, चाहे इस तरह के लोग थोड़े से भी थे, इससे अब पुलिस और लोगों के बीच का फासला बढ़ गया। आम जनता पुलिस पर ही शक करने लगी थी। में निकलते हैं तो पुलिस सीधा हम लोगों के ऊपर गोली चलाती है। मुंबई छोड़कर जा रहे हैं पुलिस के डर से। डर का कारण यही है कि पुलिस का डर का कारण है। पुलिस ने थोड़ी बहुत सख्ती की होगी। अगर वो एक्शन उस टाइम पे नहीं होता तो राइट्स बहुत बढ़ता। धरपकड़ की बहुत लोगों को, डिटेंशन किया बहुत लोगों का, लाठीचार्ज वगैरह बहुत जगह पे किया। पुलिस को लोग डरते थे। पुलिस आई तो लोग भाग जाते थे। दंगों की शुरुआत में अंडरवर्ल्ड ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन दाऊद एक मुस्लिम था और लोग कह रहे थे कि तुम्हारे जैसा बड़ा भाई दुबई में रह रहा है। और लोग उसे फोन करते थे और कहते थे तुम्हारे मजहब के लोग, तुम्हारे दोस्त यहाँ मारे जा रहे हैं और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे। तुम्हें बदला लेना चाहिए। मुझे यकीन है कि डी कंपनी ने कुछ मुस्लिम दंगाइयों को हथियार भी दिए थे, जिसकी वजह से पूरे शहर में तूफान आ गया।
तो राइट्स कंट्रोल के बाहर हो गया, तो ऐसे फैलता गया। जनरल पब्लिक को दंगा फसाद की कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। एंटी नेशनल एलिमेंट्स वही लोग दंगा फसाद कर रहे थे ना। 100% राइट्स तो दाऊद ने भड़का। सांप्रदायिक दंगों के दौरान हमने दाऊद के कई गुंडे हथियार सप्लाई करते पकड़े, लेकिन दाऊद तो कई सिरों वाला दानव था, जिसका एक सर काट दो तो बाकी तो रहते ही थे। हम बड़े पैमाने पर कार्रवाई करना चाहते थे। तो अंधेरी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो भी इलीगल एक्टिविटी चलती थी उनको सुपरवाइज श्रीकांत देसाई करता था। हम उसे श्रीकांत मामा बुलाते थे। वो कंपनी के बड़े लोगों में से एक था। वो लोगों को मारने के काम में तो शामिल नहीं था। श्रीकांत एयरपोर्ट पर खास तौर पर एयर कार्गो से स्मगलिंग रूट को संभालता था और वो उससे बहुत पैसा बनाता था। एकदम स्ट्रांग था, पावरफुल था, नाम था। मुंबई के जो टॉप 10 थे उस समय 90s में, ही वॉज वन ऑफ देम। तो उसको मैं और मेरे दोस्त विजय सालस्कर पुलिस स्टेशन में हम लोग बैठे थे। एक इन्फॉर्मेंट का फोन आया, श्रीकांत ही आदमी आता है वो। तो मैं और मेरी टीम इसको पकड़ने गए थे। तो जैसे ही इसको मालूम पड़ा पुलिस ने इसको चारों तरफ से घेरा है, तो इसने फायरिंग स्टार्ट की थी। हम दोनों ने इसको न्यूट्रलाइज किया था। तो जैसे इसकी मरने की खबर आई तो पिन ड्रॉप साइलेंस जैसा हो गया। इसको मतलब कोई सोच ही नहीं सकता था कि आदमी मर सकता है। श्रीकांत की मौत के बाद डी कंपनी के एयर कार्गो वाले काम की कमर टूट गई। दाऊद पर इसका असर पड़ा और वो तिलमिला उठा। इस वजह से और दंगों में मरे मुस्लिमों की वजह से भी वो कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन कुछ बड़ा करने के चक्कर में वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया। A few minutes before trading was to end at the Bombay Stock Exchange, the bombs devastated Bombay's stock exchange. That time I was sitting in Mumbai crime branch. बाद में थोड़ी देर के बाद बाकी के स्पोर्ट की इंफॉर्मेशन आ गई। A powerful car bomb went off at a bus stop opposite Century Bazaar shopping center. In total, 12 bombs were detonated around the city. They were mainly placed in cars. पुलिस एकदम टेंस हो गई थी कि ये क्या चालू है। ब्लास्ट हुए 93 में, हीनियस क्राइम है, सीरियस क्राइम है। बहुत डरावना था। मतलब हमारे लिए ये हमला 9/11 के जैसा ही था। दाऊद पर बम धमाकों का इल्जाम लगा। जो घटना शुरू हुई थी 6 दिसंबर को अयोध्या में, शुरू में तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में जैसे जैसे सबूत मिले सब साफ होता चला गया। मेरा इन बम धमाकों से कोई लेना देना नहीं था। डी कंपनी में ज्यादा राजदारी नहीं होती, लेकिन ये एक बहुत बड़ा राज था। तब तक ये ब्लास्ट कोई देश में या बॉम्बे में कर सकता है, गैंग या कोई टेररिस्ट, ऐसा कंसेप्ट ही था नहीं इंडिया में। 93 का हो गया तो उसमें लेबल लग गया टेररिस्ट। टेरर से टेररिस्ट किसी को माथे पे लिखा नहीं है कि आगे जाके क्या बनता है। वो कभी ये सोच के प्लानिंग करके नहीं कहता कि मैं ये 93 में 93 आएगा मैं बम ब्लास्ट करूंगा, ये नहीं सोचा था उसने। आते आते बनते चला गया ना कि 93 का बम ब्लास्ट के बाद हमारा इंक्वायरी चालू था। इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि बम ब्लास्ट प्लान किया गया दुबई में। पूरा राउत का इन्वॉल्वमेंट, कंसाइनमेंट लैंडिंग करना, बम ब्लास्ट का सामान भी लैंड हो गया, आरडीएक्स भी लैंड हो गया, पूरा गवर्नमेंट भटक गया था, पुलिस भटक गई थी। ये क्या है, वॉर अगेंस्ट द स्टेट हो गया ना। हमारे जो डिपार्टमेंट के बॉसेस रहते हैं उनके ऊपर के बॉसेस उनको कुछ प्रेशर करते होंगे। आप ये सोचें कि 1993 ब्लास्ट और एक क्राइम ब्रांच की स्पेशल स्क्वाड बन गई थी जिसमें इन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अफसरों को शामिल किया गया था और उन्हें खुली छूट दी गई थी और अनलिमिटेड पावर। पुलिस कमिश्नर आर.डी. त्यागी ने कहा, सीधा एनकाउंटर कर दो। पुलिस को टेरर क्रिएट करना पड़ा, दैट इज विद द कंसेंट ऑफ द सुपीरियर्स। जब कुछ अफसरों ने एनकाउंटर में लोगों को मारने का विरोध किया तो आर.डी. त्यागी भड़क गए। उन्होंने कहा, कमिश्नर होने के नाते मुझे पता है क्या करना है, तो क्या करना है क्या नहीं ये अपने बाप को मत सिखाओ। मुंबई बम धमाकों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। लोगों में गुस्सा बहुत ही ज्यादा था। शिकार का मौसम था, मतलब जैसे शिकार बुला रहा हो, आओ मार गिराओ। The Mumbai police have begun an intensive search. Police are now out to stop the gang activity any way they can. में तो एक ऐसा हफ्ता जाता नहीं था कि एनकाउंटर नहीं होता था।
The Bombay police have shot dead more than 40 alleged gangsters in the last 2 months alone. एनकाउंटर स्क्वाड को ऊपर से हरी झंडी मिल गई थी। हर कोई दाऊद के पीछे था। वो पहले से कहीं ज्यादा जोश से उसके गैंगस्टर्स के पीछे पड़ गए थे। मैंने सोचा वाह, चलो कुछ तो हो रहा है। हम लोग एक दूसरे से हमारे इंफॉर्मेशन कभी शेयर नहीं करते थे क्योंकि प्रोफेशनल राइवलरी रहती थी। आप जिसको चाहिए अरेस्ट करिए, आप जिसको चाहे एनकाउंटर में मार दीजिए। मतलब मैंने एक दिन में 4 लोगों का एनकाउंटर किया है। 93 के बाद स्क्वाड बनाए गए और उन्हें कुछ भी करने की पूरी आजादी दी। मैंने सीनियर अफसरों के सामने एतराज किया था। मैंने कहा, हम सनक और जिद के लिए किसी को मार नहीं सकते। हर पुलिस वाले का ये फर्ज है कि वो पहले आदमी को गिरफ्तार करके कानून के हवाले करे, और इस तरह लोगों को जान से मारना जायज नहीं ठहराया जा सकता। मैंने कहा मैं और नहीं कर सकता, और मैंने खुद रिटायर होने का फैसला कर लिया। मुझे इंडिया आए हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे जब मैंने इस बारे में पढ़ा, और ये लफ्ज एनकाउंटर कॉप्स, ये समझने में मुझे बहुत वक्त लगा। ये एनकाउंटर कॉप्स होता क्या है? बहुत ज्यादा मीटिंग करते हैं क्या? मुझे याद है अखबारों में उनकी गिनती छपी थी। रविंद्र आंग्रे 52 एनकाउंटर्स, विजय सारस्कर 48 एनकाउंटर्स, इस आदमी के 42 हैं और उस आदमी के 58। 85 एनकाउंटर्स, 83 एनकाउंटर्स। लेकिन इसमें सबसे अजीब बात ये थी कि गैंगस्टर के पास हमेशा AK-47 होती थी और पुलिस वाले के पास एक पिस्तौल, लेकिन फिर भी वो महफूज रहता था। कोई भी आदमी भला एक खरोंच लगे बिना 87 लोगों को कैसे मार सकता है? ये बात मुझे हजम नहीं हुई। और दूसरा ये कि इसे कैसे पेश किया जा रहा था, और अखबारें उनकी तारीफ से भरी होती थी। इसमें कुछ तो गड़बड़ था। ये लोग तो जैसे रॉक स्टार बन गए थे। ये खुद भी सेलिब्रिटी बन गए थे और सेलिब्रिटी से मिला भी करते थे। अच्छा लगता ही था। पेपर में न्यूज आ रही है, टीवी पे इंटरव्यू हो रहे हैं, पेपर वाले बोलते थे कि फास्टेस्ट गन इन द वेस्ट। प्रदीप शर्मा, मैंने कहा ना कि 96-97 में डाउन टू अर्थ थे। उस वक्त हर तरफ उनके ही चर्चे हो रहे थे। प्रदीप शर्मा जैसे मुजरिमों के पीछे जाकर उनका एनकाउंटर करने का भूखा था। जब ये लोग एनकाउंटर करते थे तो मैं वहीं होता था, क्योंकि मैं उसे कवर करता था। तो मैं इनके करीब होता था और बातचीत करता था। अगर आप अच्छे सुनने वाले हैं और अगर आपने उनकी रग पर हाथ रख दिया, अगर आपने उन्हें बात करने का वक्त दे दिया, आप देखिए वो आपको कैसी कहानियां सुनाएगा, आपसे कैसे दिल की बातें करेगा, आपसे कैसे छुपे हुए राज शेयर करेगा। वो बनेगी आपकी बेहतरीन स्टोरी। उनके बीच भी कंपटीशन होता था कि कौन किससे ज्यादा लोग मारता है। मैंने 80 मारे, मैंने 90 मारे, मैंने 100 मारे, तो दिमाग घूमना लाजमी है। ऐसा लगता था कि सिर्फ यही एक कामयाबी थी जिस पर उन्हें फख्र था। सिर्फ अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए इस तरह के मुजरिमों को मारना, या ये कहना कि मुझ पर बहुत सारे एनकाउंटर की जिम्मेदारी है, मैं तो इसे शर्मनाक ही कहूंगा। 90 के दशक के आखिर में मुंबई जंग का मैदान लगता था, लेकिन एनकाउंटर स्क्वाड को हटाया नहीं गया। सबको लग रहा था जो हो रहा है सही हो रहा है। 2003 तक एनकाउंटर में तकरीबन 1200 गैंगस्टर मारे गए। अगर 93 के बम धमाके बॉम्बे का सबसे बड़ा नरसंहार था, तो मेरे हिसाब से 1200 गैंगस्टर का मारा जाना उस हादसे से कहीं बड़ा नरसंहार था। ठीक है, वो मुजरिम थे और मैं उनका पक्ष नहीं ले रही, लेकिन उन लोगों के भी परिवार थे। वो भी इंसान थे जिनकी बीवियां थीं, बच्चे थे, जिनके माँ बाप थे और जो शायद सुधर भी सकते थे। फिर पब्लिक को एक और लफ्ज मिल गया जो था फेक एनकाउंटर। कुछ ऐसे भी किस्से सुनने को मिले कि ऑफिसर मुजरिमों को उनके घर से उठाते, उनसे पूछताछ करके फिर उन्हें गोली मार देते थे। मुंबई पुलिस की वांटेड लिस्ट में नंबर 1 सदा मामा पावले आज आखिर पुलिस के हाथ लग गया। पार्टी ने रिटालिएट किया, उसमें 2 जने स्पॉट पर गिर गए। मेरे 54 एनकाउंटर्स हैं। मेरा एक भी एनकाउंटर के ऊपर किसी का भी एलिगेशन नहीं है। मेरा सब क्लीन एनकाउंटर है। और तो पुलिस को क्यों ब्लेम कर रहे हो? काम तो हुआ है। इस शहर में रहना बहुत खतरनाक हो गया था। ऐसी कहानियां सुनने को मिल रही थी कि मेरे कुछ दोस्तों को कहीं से भी उठाकर गोली मार दी गई। लोग कह रहे थे निशाना तुम हो, तुम्हारा नाम है, हो सकता है तुम्हें भी ऐसे ही मार दिया जाए फेक एनकाउंटर में, मैनेज एनकाउंटर में।
क्या एनकाउंटर में मारे गए लोगों की तादाद से आपको झटका लगा था? हाँ, झटका तो लगा, पर लोगों ने बता दिया कि अब वो लोग ज्यादा सक्रिय हैं। मैं प्रदीप शर्मा से डरता था। मुझे पक्की खबर मिली थी कि वो मुझे ढूंढ रहा है। अंडरवर्ल्ड में उसके बहुत खबरी थे, शायद कुछ ऐसे लोग जो एनकाउंटर से बचने के लिए कह दें, ठीक है प्लीज हमें मत मारना, मैं बता देता हूँ। तो मैंने फैसला किया कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा, क्योंकि आखिर जान है तो जहान है। मैंने सोचा कि शहर से निकल जाना ही ज्यादा महफूज होगा। तो नवंबर 2003 में सुबह तकरीबन 5 बजे मैं गोवा के लिए निकल गया। मुझे डर था कि कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा, फोन तो टैप नहीं हो रहा। डी कंपनी के सभी बड़े बड़े लोग भाग गए, दाऊद भी पूरी तरह से गायब हो गया। अपनी जिंदगी बचाने का सवाल जो था, मैंने फेक नाम रख लिया। मेरा किसी के साथ कुछ भी कोई कांटेक्ट नहीं था, ना फैमिली के साथ, ना भाई के साथ, ना पिता के साथ, किसी के साथ नहीं। बिल्कुल अकेला हो गया था मैं एनकाउंटर का शिकार होने से बचने के लिए। मैं 10 साल तक यूं ही गुमनामी में छुपकर बैठा रहा। इससे मुंबई का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन सन 2000 की शुरुआत तक ये बहुत कम हो गया था। मतलब एनकाउंटर कॉप्स कामयाब। तो मेरे दिमाग में आया मुझे इन लोगों में से किसी से मिलना चाहिए। उस वक्त मेरी जान पहचान का दायरा बहुत छोटा था, लेकिन मैंने कोशिश शुरू की और मुझे बॉम्बे का एक जर्नलिस्ट मिला, हुसैन जैदी, जो क्राइम रिपोर्टर था, जो सबको जानता था। उसके पास इन सब लोगों के नंबर थे। वो एनकाउंटर कॉप से बहुत प्रभावित था। वो कहने लगा कि मैंने ऐसे कॉप सिर्फ डर्टी हैरी मूवी में ही देखे हैं। तो उसने कहा मुझे एक ऐसे आदमी से मिलाओ जो बात करेगा, जो ओपन होगा और जिसे मतलब हम इंटरव्यू कर सकते हैं। तो मैंने कहा प्रदीप शर्मा। वो इंडिया का मशहूर एनकाउंटर कॉप था। इनफैक्ट वो अपनी सेंचुरी पूरी करने के करीब था। इस तरह के इंटरव्यूज में आपको अपने सवालों को बहुत ध्यान से चुनना पड़ता है और बहुत ही संभल कर सावधानी से पूछना होता है, ताकि सामने वाले को ऐसा न लगे कि मैं उसके खिलाफ। मैं प्रदीप का इंटरव्यू ले रहा था और साथ वाले कमरे में 2 लोग बंधे हुए थे, जिनको बेरहमी से पीट रहे थे। लग रहा था कि वो उन्हें मार ही देंगे। मैंने अपना मुंह बंद रखा और बस ये सब सिर्फ देखता रहा। किसी ने नहीं लिखा ये कॉप्स लोगों को गलियों में, सड़कों पर मार रहे हैं, किसी ने नहीं लिखा। तो मुझे उम्मीद कम थी कि इसकी कोई जायज वजह मिलेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि मुझे वहां पहुंचकर यह एहसास हुआ कि ठीक है, ये लोगों की ठुकाई कर रहे हैं और उसका इन्हें कोई अफसोस नहीं। हम लोग काफी बार मिले, खुलकर बात हुई, साफ बात हुई। सब जानते थे ये चल रहा है, सब लोग सहमत थे, तो शिकायत कौन करेगा। और कभी कभी मैं उसकी तरफ देखकर सोचता था, तुम जानते भी हो कर्मों का फल भी मिलता है। और मुझे उसकी टाइम मैगजीन की 2003 में वैल्यू भी नहीं मालूम, कभी मैंने जिंदगी में पढ़ा नहीं था मैगजीन। जब हम किसी गैंगस्टर को मारते हैं तो लोग मुझे भगवान समझते हैं। मुजरिम गंदगी है और मैं उसे साफ करने वाला। ये तो जैसे इकरस आर्क की तरह है। मतलब वो बहुत ऊपर थे, लेकिन हर ऊंचाई के बाद ढलान तो जरूर होती है। Pradeep Sharma is the first encounter specialist to have been removed from active duty. Pradeep Sharma, the first senior encounter man to be removed. He was arrested late last night along with 5 others for the fake encounter of an alleged gangster in Mumbai's Andheri area. मैं नहीं देता तो अच्छा था। बाद में सवाल करने लगे, सर उधर चले गए। और जब काम हो रहे थे तो सब लोग खुश थे, बाद में बोलने में क्या मजा है। जब टाइम्स में आर्टिकल छपा तो न सिर्फ प्रदीप शर्मा बल्कि दूसरे पुलिस ऑफिसर्स के भी बुरे दिन शुरू हो गए। अब हर कोई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के कामों पर नुक्ताचीनी कर रहा था। I think they are criminals in uniform. You do think that? Criminals in uniform. Because anybody who has been given so much freedom to kill people, who is safe? Sachin Vaze, arrested for the custodial death of Khwaja Yunus. Praful Bhosle, currently under suspicion. अंडरवर्ल्ड के लोगों को मारा, मुंबई में काफी शांति आई। इसमें आपको इस कार्रवाई के बाद कितना दुख हो रहा है? कुछ है दुख आपको? दुख तो जरूर है, दुख तो जरूर है ही ना। क्या फील हो रहा है कितना? मतलब वो 112 कितना अफसोस है वो पूछो। 112 लोग मिलने मारने के बाद मुझे रिवार्ड मिला है। इस वक्त तक डी कंपनी के सारे गैंगस्टर्स
इंडिया से बाहर जा बैठे थे। मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में डेपुटेशन पर भेजा गया। मैं विदेशों में छानबीन और प्रत्यर्पण पर काम कर रहा था। अबू सालेम दाऊद गैंग के बड़े मेंबर्स में से एक था। वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में ली जाने वाली फिरौतियों में शामिल था। पूरे देश में इसके खिलाफ 50 से ज्यादा केस दर्ज थे। वो गुलशन कुमार के कत्ल की साजिश में भी शामिल था। Gulshan Kumar was accosted by gunmen and shot at from point blank range while coming out of a temple. गुलशन कुमार हत्याकांड में अबू सालेम की हमें तलाश थी और बॉम्बे बम धमाकों के सिलसिले में भी। Abu Salim is a high-profile convict. One of the mastermind of the 1993 Bombay blast. तब मैंने फैसला किया कि यही वो आदमी है जिसे हो सके तो पकड़ना चाहिए। बहुत सारी खबरें मिल रही थी कि वो जाली नाम से अमेरिका, कनाडा या फिर गल्फ देशों में रह रहा है। मुजरिम अपने नंबर बदल सकते थे, अपनी लोकेशन बदल सकते थे। उन्होंने सिस्टम को पीछे छोड़ दिया, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने तो सारी हदें तोड़ दी। इंटरपोल हेडक्वार्टर ने हमें कुछ ईमेल भेजे। ईमेल में लिखा था कि अबू नॉर्वे जाने वाला है, जहां से वो कनाडा जाएगा। तो हमने इन ईमेल के बारे में पता लगाया। शाम तक हमें पता चल गया कि वो ईमेल पोर्चुगल से भेजा गया था। मातिम मुनीस के इलाके में ये वो सड़क है रुआ द पाल्मा, जिसमें भारतीय मूल के बहुत से लोग यहाँ रहते हैं। और गुलाबी रंग का ये बिल्डिंग जो कि आप अभी देख सकते हैं, ये है रुआ द पाल्मा 284। 18 तारीख को अबू सलेम अपनी इसी बिल्डिंग में जब नीचे उतर रहा था, यहाँ सामने गेट के पास पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। पोर्चुगल में कानून है कि अगर आदमी को मौत की सजा का खतरा हो तो प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता। अगले दिन मुझे सीबीआई के कानूनी सलाहकार का फोन आया। उसने पूछा, अब हम क्या करें? हम वादा कैसे कर सकते हैं कि मौत की सजा नहीं देंगे, जबकि उसके खिलाफ आतंकवाद और कत्ल के कई सारे इल्जाम हैं। मैंने कहा, फैसला तो करना ही होगा। मुद्दा ये है कि उसे वापस लाना है या नहीं। अगर उसे वापस लाना है तो ये वादा करने के सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। आखिरकार वो मान गया। Abu Salim is likely to escape the death penalty as his extradition from Portugal was on the grounds that he would not be given capital punishment. अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी आतंकवादी को प्रत्यर्पित करवाना हम सबके लिए सच में बहुत बड़ी बात थी। तो पुलिस के ऊपर सजा देने का दबाव था, लेकिन सजा देना अदालत का काम है। अबू सालेम जेल जा रहा था। ये एक तरह का संदेश था कि कानून अभी जिंदा है, एनकाउंटर या मारने की जरूरत नहीं। Pradeep Sharma was arrested for the fake encounter of an alleged gangster in 2006. Lakhan Bhaiya was killed by the police in an encounter. The Mumbai police's controversial encounter specialist Pradeep Sharma is charged with kidnapping and killing in cold blood. Sharma was a poster boy of the Mumbai police. He was involved in 107 encounters in his 14 years of service. राम नारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया के फेक एनकाउंटर में शामिल होने के इल्जाम में प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उसके मरने के बाद उसका भाई बॉम्बे हाई कोर्ट में गया और कहा कि लखन भैया का कत्ल किया गया है। जो मैंने 110-12 मारे हैं उसमें नहीं मुझे कुछ हुआ, जो मैंने नहीं मारा है उसमें मुझे फंसाया गया। नेचुरली आपको बुरा तो लगेगा अगर उनके बारे में अगर जो उनको अरेस्ट किया गया है, यानी आप सोचिए कि 24-25 साल की पहचान है। हम लोगों ने जब मैं उनसे मिला था तो करीब आधे घंटे के लिए मिला था। हम लोगों ने काफी सारा वक्त खामोश गुजारा, लेकिन उन्होंने मुझसे बस इतना कहा था कि हुसैन, ये एनकाउंटर मैंने नहीं किया, मुझको इसमें जो है फ्रेम अप किया गया है। तो क्या आप उसकी इस बात पर यकीन करते हैं? ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हैं? हुआ ये था कि पुलिस टीम ने लखन भैया को वाशी नवी मुंबई से उठाया था, लेकिन कहते हैं कि उसका एनकाउंटर उसी दिन काफी घंटों बाद शहर के बीचों बीच बरसोवा लिंक रोड पर नाना नानी पार्क के पास किया गया था। इंक्वायरी में पता चला कि लखन भैया को बहुत करीब से गोली मारी गई थी। I was not involved in that encounter. सबको रिवार्ड मिला, ये मिला, वो मिला, तो सब लोग नाम दिया, अभी मैं उसमें था ही नहीं। अगर मैं होता तो मैं भी अपना नाम लिखता था, टीम को लीड करता था। कुल मिलाकर 14 पुलिस वालों पर इल्जाम लगा। माना जाता है कि उनमें से कई लोग शर्मा के लिए काम करते थे या उनके लिए जवाबदेह थे। कहते हैं कि पुलिस ने लखन भैया के साथ अनिल भेड़ा को भी उठाया था। वो इसका चश्मदीद था, अकेला चश्मदीद गवाह था। वो मार्च 2011 में अदालत में गवाही देने के ठीक 6 दिन पहले ही गायब हो गया। अनिल भेड़ा गवाही के ठीक पहले गायब हो गया। अनिल भेड़ा तो मेन मुख्य गवाह था, तो ये तो पता चलता है कि अनिल भेड़ा पूरा सच्चाई उगलने वाला था। बाद में उसकी गली सड़ी लाश नवी मुंबई में मिली।
तो इस तरह प्रदीप शर्मा को छोड़ दिया गया सबूत न होने की वजह से। अदालत परिसर में इस फैसले को सुनने के लिए सैकड़ों लोग आए। इनमें कई पुलिस वाले और वकील भी थे। फैसले के बाद सभी हैरत में दिखे। उन्होंने मुझसे यही कहा कि हुसैन, मैंने कहा था तुझसे कि मैंने ये नहीं किया है, और देखो अदालत ने मेरी बात मान ली कि मैंने ये नहीं किया है। जो क्राइम मैंने किया नहीं था उसकी सजा मुझे मिली है 3.5 साल। जब प्रदीप शर्मा गिरफ्तार हुआ तो अंडरवर्ल्ड में जश्न का माहौल था, बहुत खुशी मनाई गई। जिस वक्त हमें प्रदीप शर्मा के जेल से छूटने की खबर मिली तो बहुत से लोग डर गए। मैंने तो सोचा था कि एनकाउंटर कॉप्स का जमाना अब जा चुका है, और फिर अचानक वो वापस आ गया। इकबाल कास्कर वहाँ एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा था, ऐसा हमारा मानना। इकबाल तो दाऊद इब्राहिम का भाई है, एक सिंडिकेट का मेन वो है मोरा। तो हम लोगों ने अपने लोग प्लान किए, अलग अलग टैक्टिक्स इस्तेमाल को जब तक करते आए तो इस्तेमाल की। इकबाल ने अपने 7-8 लोग नीचे बैठा के रखे। अगर कोई पुलिस वाला ऊपर आता है, डायरेक्ट फोन जाए या बेल रहती है हाथ में, बेल कनेक्टेड है, वो बताओ, वो गली गली में से निकल जाती थी। वो सब हम लोगों ने मैनेज किया, जगह पे जाम किया, और लेडी पुलिस को आगे रख के सिविल में जो है दुपट्टा पहन के फिर दरवाजा खोला तो उसको हम लोग अंदर गए। इकबाल ने अपनी टीवी रखी, बिरयानी खा रहा था वो। इकबाल चलो सर, पहले खाना खा लो, मला खा ले, खाना खा ले फिर चलते। इतने कन्वर्सेशन। Big success story for the police in Thane. Encounter specialist Pradeep Sharma arrested a fugitive underworld don Dawood Ibrahim's brother Iqbal Kaskar. Dawood Ibrahim's brother Iqbal Kaskar has been detained in Mumbai in connection with ये नाटक था, साफ तौर पर नाटक था। The man in charge of the investigation is encounter specialist Pradeep Sharma. न्यूज वालों को बुला लिया गया, फोटो वगैरह हुए, सब कुछ हुआ। इकबाल कास्कर कोई बड़ी चीज नहीं था, वो दाऊद का भाई था, लेकिन वो कोई डॉन या गैंगस्टर नहीं था। लेकिन अखबारों के लिए कास्कर नाम ही काफी था। मेरे ख्याल से प्रदीप शर्मा ने ये सिर्फ इसलिए किया ताकि लोगों को बता सके कि हे, मैं बदल गया हूँ। उस आदमी के लिए जिसने 100 से ज्यादा एनकाउंटर किए हों, इकबाल कास्कर जैसे आदमी की गिरफ्तारी एक मौका थी ये दिखाने की कि वो एक ऐसा पुलिस वाला है जो वक्त के साथ साथ बदल गया है। वो अच्छा, किसी का एनकाउंटर को आपको उसका एनकाउंटर, हम लोग हर टाइप का केस डिटेक्ट करते हैं, तो उससे कितने ज्यादा लोग पकड़े हैं, हजारों लोग पकड़े हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को मारकर मैंने आतंक खत्म कर दिया और लोगों को अपनी जिंदगी जीने का मौका दिया। इसके बाद उन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के साथ क्या हुआ जिन्होंने एक मकसद के तहत ये किया। अब आज बदकिस्मती से अगर कोई एनकाउंटर की बात करेगा तो लोग कहने लगेंगे कि ये एक जुर्म है। लोगों में शांति लाने के लिए थोड़ा प्राउड फील करता हूँ, नहीं ऐसा नहीं। रविंद्र आंग्रेकर के आज मुझे जो आइडेंटिटी मिली है वो पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से मैंने जो एनकाउंटर्स किए हैं। अगर क्राइम बढ़ता है तो पूरी छूट दे दी जाती है, अगर क्राइम कंट्रोल में आ जाता है तो एनकाउंटर को कोई जरूरत नहीं होती है।